नमस्कार। मंथन के आज के एपिसोड में आप स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब बात करते हैं मंथन में उन आयामों के विषय में जो जुड़े हैं चिकित्सा जगत से। कहावत है, हिंदी ले, अंग्रेजी ले, संस्कृत ले या उर्दू, किसी भी भाषा में आप बात करें तो सब में क्या कहा जाता है। कहावत बड़ी छोटी सी है, संस्कृत से शुरुआत करते हैं, प्राचीन भाषा है अपनी। आरोग्यम परम धनम, अर्थ क्या है? स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। हेल्थ इज वेल्थ, अंग्रेजी में हम लोग सामान्यता कहते हैं, और उर्दू में आते हैं तो बात होती है कि सेहत ही दौलत है। मुद्दे की बात ये, लब्बो लुबाब ये कि सारी बातों के बीच में हमको ध्यान इस बात का रखना ही पड़ता है कि हमारी सेहत हमेशा दुरुस्त रहे। सेहत अच्छी रहेगी, हम अच्छे रहेंगे, हम अच्छे रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो सेहत की जब बात आती है तो उसके लिए अलग अलग विभिन्न आयाम होते हैं कि क्या क्या, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है, और इसके लिए जरूरत होती है विशेषज्ञों की। विशेषज्ञ एक तरीके से कह लीजिए वो डॉक्टर्स हैं जो किसी भी एक खास क्षेत्र में जिन्होंने समर्पण करके, साधना करके कुछ ऐसा हासिल कर लिया है जो निश्चित रूप से उन्हें बाकी लोगों से आगे एक कदम और बढ़ा करके खड़ा कर देता है। तो हमारा सौभाग्य है आज हमारे साथ प्रयागराज के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर प्रणय भूषण पांडे जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज में, हमारे इस पॉडकास्ट में। डॉक्टर साहब, हम लोग औपचारिक बातचीत की शुरुआत करें इससे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बचपन के विषय में, आपकी उस शुरुआती कुछ यात्रा के विषय में कि शुरुआत जब आपने की थी तो ये कल्पना कब आई थी मन में कि हमें डॉक्टर बनना है, और अगर ये कल्पना आई थी तो इस राह पे चलने के लिए, इस सपने को साकार करने के लिए क्या कुछ आपने किया? शुरुआती दौर की बातें साझा करना चाहेंगे अपने दर्शकों के साथ, आपकी सभा में। सर, मैं इलाहाबाद का ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। यहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई सेंट जोसेफ्स कॉलेज में, और 12वीं तक मैंने वहीं पे पढ़ाई करी। तो अब आप बचपन बोलेंगे तो बचपन मेरा, इंसिडेंटली मेरे फादर भी डॉक्टर है, तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे माहौल रहा जहाँ पे मैंने सिर्फ डॉक्टर्स को देखा और उनको एडमायर किया। सो क्लास 1 में था जब मुझे जो है एक बार कुछ पैर में चोट आई। उसके बाद बीच में एक बार स्कूल में जो है लैसरेशन हो गया था स्कैल्प में, तो उस समय डॉक्टर से इंटरेक्शन हुआ और बहुत इंप्रेसिव लगते थे। लगता था एज इफ किसी मिशन में जा रहे हैं और करके आ रहे हैं बाहर। सो वो चीज बचपन से थी। और जब क्लास 10th में आप आते हैं तो आपको डिसीजन लेना होता है कि अब आपको क्या बनना है आगे। सो बहुत डिलेमा था। आई वाज गुड इन मैथ्स दैट टाइम, बट एंड मेरे घर में कोई भी इंजीनियर और कुछ नहीं था, सब डॉक्टर्स ही थे। बट पता नहीं क्यों ऐसा रुझान हुआ, मुझे लगा शायद डॉक्टरी में जाना चाहिए। ये भी सोचा था कि ऑर्थोपेडिक सर्जन बनूंगा, सर्जन बनना था, क्योंकि सर्जन ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और जल्दी रिजल्ट देते हैं और बहुत चैलेंजिंग होती है उनकी जॉब। उसके चलते फिर फाइनली डॉक्टर बन गया। बहरहाल ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपको वो दुर्घटनाएं नहीं झेलनी पड़ी जो सामान्यता किसी को विशेष रूप से शुरुआती दौर में। भाई चूंकि घर में माहौल था, घर में अन्य भी डॉक्टर्स थे, तो ये एक बेनिफिट तो आपके साथ रहा। लेकिन सब है सर, हाँ, लेकिन ये आसान सा नहीं होता है सर। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से शायद और मुश्किल हो जाता है जब घर में उस तरीके का माहौल हो कि कई डॉक्टर्स हैं, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं एक चुनौती सा भी हो जाता है अपने लिए कि हमको इनके एक तरह से पैरेलल भी खड़े होना है और व्यक्तिगत रूप से कहीं इसे आगे जाके दिखाना है। बिल्कुल। ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने का ही क्यों, कोई विशेष कारण इसके पीछे? विशेष कारण ऐसा तो नहीं बोलूंगा सर। जैसे मैंने बताया, क्लास 1 में मेरा फ्रैक्चर हुआ था, तो बहुत पेन। अब आप सोचिए, एक बच्चे का पैर पूरा टेढ़ा हो जाए तो उसको कैसा लगेगा। तो मेरे एक डॉक्टर थे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उन्होंने बड़े आराम से मुझे ठीक किया, सब कुछ करके एकदम पैर सीधा कर दिया। तो बड़ा फैसिनेटिंग लगा उस समय। फिर जब एमबीबीएस में घुसा तो एमबीबीएस में शुरुआती दौर में ऑर्थोपेडिक्स का बहुत कम सा पार्ट होता था और सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर में आता था। बहुत क्रूड ब्रांच लगती थी। लगता था कि ये जो है सिर्फ जोड़ने और कारपेंटर, ये सब चीजें बोली जाती थी ऑर्थोपेडिक सर्जन को। बट वही समय था जिस समय की थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर जब मैंने पीजी एंट्रेंस दिया तो मेरे रैंक के हिसाब से मुझे जहां पे ऑर्थोपेडिक्स मिल रही थी वो वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स ऑफ इंडिया था, सेंट स्टीफन हॉस्पिटल। एंड वहां के जो गुरु थे, ही इज कंसिडर्ड टू बी अ लेजेंड इन ऑर्थोपेडिक्स इन इंडिया, डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस एंड डॉक्टर बालू शंकरन।
जब ये अपॉर्चुनिटी मिली साथ में, तो मुझे समझ में आया अगर टीचर आपका अच्छा हो तो आप अच्छी से अच्छी ब्रांच में अच्छे बन सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो उसकी वजह से शायद मैं गया, और घुसने के बाद बहुत टफ था। जैसे आपने बोला, पहले तो एमबीबीएस में घुसना, कंपटीशन क्लियर करना, चाहे जिस भी बैकग्राउंड से आ रहे हो आप, बहुत मेहनत चाहिए। फिर पीजी में घुसना बहुत मेहनत चाहिए, एंड जब पीजी में आप घुस जाते हैं तो आपको समझ में आता है एक्चुअली मेडिसिन है क्या। फिर उसको पास करने में बहुत मेहनत चाहिए होती है, बहुत लोग पास नहीं हो पाते, बहुत मेहनत होती है। पीजी करने के बाद आपको समझ में आता है कि आपने अभी तो बहुत कुछ और सीखना बचा है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके इवॉल्व किया एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन, और आज आपके पास में हूँ। सौभाग्य हमारा डॉक्टर साहब, और साथ साथ हमारे इन सारे दर्शकों का, कि आपके जरिए कुछ ऐसी खास बातें इनको जानने को मिलेंगी जिनसे अब तक वो शायद वो अनभिज्ञ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बदलती जीवन शैली, बदलता परिवेश, सुख सुविधाओं का नित्य नया लगता हुआ अंबार, ये सब चीजें क्या आपके प्रोफेशन में सहायक सिद्ध हो रही हैं? सहायक तो नहीं बोलूंगा, शायद उल्टा नुकसान कर रही हैं। एज ए इंडिविजुअल बोलूं, जनरल पब्लिक को अगर आप देखेंगे, आज हम लोग दिन पर दिन लेजी होते जा रहे हैं जी। हम लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। कल को किसी से मिलना होता था, जाना होता था, आप उतनी बार ट्रैवल करते थे, दौड़ते भागते थे, आप एक्टिव रहते थे। अभी 80% काम आपका मोबाइल पे हो रहा है, बाकी कंप्यूटर डेस्कटॉप पे हो रहा है। जी जी। एंड जिस टाइप की ऑक्यूपेशनल चेंज आ रहा है, ज्यादातर लोग अब डेस्क जॉब पे आ रहे हैं, साइड पे काम करने वाले, फिजिकल काम करने वाले कम हो रहे हैं। तो ये बेसिकली हम लोग को और प्रॉब्लम में डाल रहा है, बिकॉज हमारी बॉडी जो भगवान ने बनाई है वो ऐसी बनाई है जो कि एजाइल है, मूवेबल है। तो अगर आप उसको किसी मशीन को रोक देंगे, रख लेंगे, तो क्या होगा, जगह जगह उसके पार्ट्स, उसकी चीजें खराब होंगी और जंग लगेगा, सब चीजें होंगी। मैं हमेशा यही कहता हूं कि हमारी बॉडी ऐसी बनाई गई है जिससे कि हम लोग इनहेरेंटली लेजी रहें, हमारे चलने में, हमारे काम करने में। इस तरह से भगवान ने बनाया है जैसे कम से कम एनर्जी कंजम्पशन हो। अब वही चीज पे हम लोग जा रहे हैं। तो जितना आप देखते हैं, ओबेसिटी हो रही है आजकल, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लंबर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सारी चीजें इसी वजह से आ रही हैं। डॉक्टर साहब, वाकई आपने बहुत गंभीर विषय है जो आपने उठाया है कि आज बदलता जो परिवेश है उसमें ये सुख सुविधाएं हमेशा होती हैं कुछ परिष्कृत करने के लिए, कुछ बेटरमेंट के लिए, लेकिन वो उल्टा रहा। बिल्कुल। विशेष रूप से घुटनों की समस्या जी, और ये फ्रोजन शोल्डर इत्यादि की समस्या, ये कुछ ज्यादा हाल के वर्षों में दिखाई पड़ने लगी है। तो नी ट्रांसप्लांट जैसा कह लीजिए जैसी तकनीक अब चिकित्सा जगत में विकसित कर दी है, ये कितना कारगर है नी ट्रांसप्लांट, और क्या ये हर उम्र में ठीक है, मुफीद है, इसकी तरफ जाना चाहिए, या और भी कोई आपके जरिए ऐसी कोई सलाह हमारे दर्शकों के लिए होगी जो जाना चाहते हैं नी ट्रांसप्लांट के लिए, कि वो क्या कुछ ऐसा करें कि शायद वो नौबत ना आए? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। एंड पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊंगा कि होता क्यों है ये सब चीजें। जी। बेसिकली सबको कंसेप्ट है आर्थराइटिस हो रही है। आर्थराइटिस एक गलत नाम है, मिसकंसेप्शन कहते हैं, मिसनोवर कहते हैं। आर्थ्रोस मतलब होता है जॉइंट, आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो आर्थराइटिस मतलब किसी भी जॉइंट का इन्फ्लेमेशन हो गया। आमतौर पे जो एक्चुअली बाय बुक्स है वो ये है, आर्थराइटिस वो चीजें होती हैं जो कि ब्लड में आपके कुछ पैरामीटर्स बढ़ते हैं और यंग एज से होती है, उसको आर्थराइटिस कहते हैं। अब एक चीज होती है डिजेनरेशन होना, एजिंग होना, जैसे बाल सफेद होंगे, चेहरे में झुर्रियां आएंगी, वैसे हमारे जॉइंट्स भी घिसेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नी में से कार्टिलेज होता है, तो कार्टिलेज और बॉडी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा रीजनरेट नहीं करती। जैसे रेटिना आप लोग जानते हैं आंख में रीजनरेट नहीं करती, वैसे कार्टिलेज है। समय के साथ जगह जगह ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। जब ब्रेकडाउन होने लग जाता है तो कार्टिलेज में कोई खून की नसें नहीं है, कोई छूने की नसें नहीं है, तो आपको पेन नहीं होता। फिर जैसे जैसे बोन एक्सपोज होती है, एक बोन एक कार्टिलेज पे और घिसती है, पूरा रफ हो जाता है। देन वो कंडीशन है जिसको हम लोग कहते हैं डिजेनरेटिव नी डिजीज, या पहले जमाने में ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बोला जाता था। अब क्यों ज्यादा हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सर आपने। इसमें क्या है, बेसिकली आजकल आप देखेंगे फीमेल्स में बहुत जल्दी नी रिप्लेसमेंट हो रहा है। अगर मैं मान लीजिए महीने में 10 नी रिप्लेसमेंट करूंगा तो उसमें से शायद 1 मेल होगा, बाकी 9 फीमेल होंगी। क्यों? क्योंकि उनका एक तो खाना पीना के ऊपर ध्यान उतना नहीं होता। बचपन से लड़के को बाहर भेजा जाता है खेलने के लिए, कूदने के लिए, लड़कियां आमतौर पर घर में रहती हैं, इंडोर गेम्स ये सब करती हैं। तो बचपन से जब आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ के समय आपके कार्टिलेज की रेजिलियंस स्ट्रांग हो गई, तो उसका वियर स्लो होगा। जी। लेकिन अगर आपने उस पर ज्यादा प्रेशर ही नहीं दिया, कुछ नहीं किया,
फिर सडनली वो जाती हैं, मैरिड हो जाती हैं, फैमिली में जाती हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। उस समय उनको सारा काम करना है, नीचे बैठ के भी काम करना है, सब कुछ करना है, बच्चे, ऊपर की जनरेशन, सबको जॉइंट फैमिली को लेके चलना है जी। सारा स्ट्रेस कहाँ आता है? दो जगह मैक्सिमम आता है फीमेल्स में, घुटने में, एक कमर में। उसकी वजह से बहुत कम हो रहा है। आप बिलीव करेंगे आज की डेट में नी रिप्लेसमेंट, आपने जैसे बात करी, इसके अलग अलग कैटेगरी होती है, अभी मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन सबसे लोएस्ट प्रयागराज में मैंने जो किया है प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट बिना चोट लगे फीमेल में, वो 47 ईयर्स में किया है। एंड घुटना इतना खराब था कि उसको बहुत खींच करने के बाद हम लोगों को करना पड़ा। सो एज इस तरह से कम हो रही है। अब नी रिप्लेसमेंट एक एक्चुअली बताओ अगेन मिसनोमर है। आप घुटने को रिप्लेस नहीं कर सकते, कहां से लेके आएंगे? सो घुटने के ऊपर एक कोटिंग होती है जिसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं, वो इरोड होती है एंड उसके मेजर्ड तरीके हैं जिससे हम लोग उसको पूरा शेव आउट करके वो सरफेस चेंज करते हैं। सो बेसिकली नी रीसर्फेसिंग है। एंड जो कार्टिलेज था वो आपस में घिस रहा था, वो खराब हो गया, उसकी कोटिंग चेंज कर दी, अब स्मूथ हो गया, पेन खत्म हो गया, मूवमेंट पूरी आ गई। लोगों के मन में पहले धारणाएं थी कि करने के बाद आप चल नहीं सकते, लेटे रहेंगे, घुटना नहीं मुड़ेगा। तो धीरे धीरे साइंस इवॉल्व हुई है, अच्छे इम्प्लांट्स आ गए हैं। अब हाई फ्लेक्स नहीं आता है जिसमें कि आप पलथी मार सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लोग ट्रैकिंग, स्विमिंग सब कुछ कर रहे हैं उससे। बट नी रिप्लेसमेंट, जिसको टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं, ये तब जरूरत है जब आपको सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस या सिवियर डिजेनरेशन ऑफ नी हुआ। वो ग्रेड 3, ग्रेड 4 में होगा। अर्ली ग्रेड्स में आपको नी रिप्लेसमेंट की टोटल की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कर सकते हैं उसमें? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहले है, सर्जरी को तो हम लोग साइड में करें, जो नेचुरल है उसको पहले ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए एक्सरसाइजेस कुछ होती हैं जो मस्ट है, जिससे हमारे नी की लॉन्गटिविटी बढ़ती है। प्लस सप्लीमेंट्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारी हमारी डेली एक्टिविटी में रिस्ट्रिक्शंस, जिसको हम लोग ध्यान से घुटने को यूज करें। एक गाड़ी भी खरीदते हैं तो उसको आराम आराम से चलाते हैं, ये नहीं करते उबड़ खाबड़ पे दौड़ाओ, तोड़ो फोड़ो। तो लाइकवाइज अपने जॉइंट को एक मशीन की तरह लेके आराम से उसको हैंडल करें, सब चीजें करें। लोगों को ये धारणा होती है हम चलेंगे तो घुटना खराब हो जाएगा। नहीं चलेंगे तो घुटना खराब हो जाएगा, चलने से नहीं खराब होगा। लेकिन हाँ, जबरदस्ती जरूरत नहीं है। आप नीचे बैठ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेन कर रहे हैं, कूद रहे हैं उसके ऊपर, और आपको नी में पेन हो रहा है, फिर भी आप उसमें और एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, तब वो वियर एंड टियर होता है। तो हम लोग इसको ठीक करने के लिए एक्सरसाइजेस कराते हैं। बहुत सारे फिजियोथेरेपी में हेल्प करता है। बहुत तरह के अलग अलग फोमेंटेशन है आजकल जो कि हेल्प करती हैं, सूजन कम करती हैं। ओवर टाइम जैसे सर्जरीज इवॉल्व हुई हैं, वैसे हमारी मेडिसिन भी इवॉल्व हो रही हैं। एंड नई मेडिसिन आ रही हैं जो कि कार्टिलेज रीजनरेशन करती हैं, जिसमें टाइप 2 कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आज की डेट में अवेलेबल है इंडियन मार्केट में भी, एंड उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। पेशेंट को पेन रिलीफ भी होता है, कार्टिलेज रीजनरेशन होता है। प्लस बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं, लाइक कुरकुमिन है, बोसविलिया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। रोजहिप एक्सट्रैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। तो ये चीजें हमारे घुटने को बेटर करती हैं और उनके जॉइंट को रीजनरेट करने में हेल्प करती हैं, सो दैट हमारी एज के साथ साथ हमारे जोड़ चलें, पहले ना खराब हो जाए। अब मान लीजिए बहुत सिवियर हो गया किसी कारणवश, आपको फिर भी आप एडवांस स्टेज में पहुंच गए, तो अब नी में 3 खाने होते हैं बेसिकली। एक कटोरी के सामने का खाना, एक अंदर का, एक बाहर का। आमतौर पे अंदर वाला खाना गड़बड़ होता है। तो अब हम लोग उसके लिए सर्जरीज हैं जो पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में थी, जिसकी ट्रेनिंग हम लोगों ने बाहर जाके करी। उसको हम लोग माइक्रोप्लास्टी या यूनिकॉन्डाइलर नी आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं। उसमें सिर्फ वो पार्ट ऑफ द कॉन्डाइल जो आपका खराब हुआ उसकी सरफेस चेंज कर देते हैं। तो अब मान लीजिए आपका 45-50 में एक पार्ट खराब है, इतना कि आप चल नहीं पा रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा नहीं साहब आपको जरूरत नहीं है नी रिप्लेसमेंट की, आप सिर्फ एक छोटी सी सर्जरी से आपके उतने पार्ट की कोटिंग चेंज करके आपके फिर से 20-25 साल अच्छे से चल सकते हैं। तो वो आपके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। तो आप उस हिसाब से आपकी नी रिप्लेसमेंट आगे बढ़ेगा। जो कंसेप्ट है आज की डेट में मेडिसिन का अक्रॉस द वर्ल्ड, हम लोग तो इंडिया में नहीं बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जो है, बॉडी को हम लोग जितना कम छेड़ें और जितना मिनिमल छेड़ें, दैट इज वाई मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का रोल आ गया। आर्थ्रोस्कोपी हो गए, दूरबीन डाल के हम लोग ठीक कर देते हैं घुटने को। तो कम से कम करें, और जब कुछ भी नहीं हो पाएगा तो नी रिप्लेसमेंट करें। और नी रिप्लेसमेंट भी मिनिमली इन्वेजिव होता है, जिसमें बहुत छोटे इंसिजन्स होते हैं एंड उसके अलग से इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं और उस हिसाब से बेटर हो जाता है। बहुत आपने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं डॉक्टर साहब नी रिप्लेसमेंट को लेकर के, विशेष रूप से कि इसमें जो सबसे खास बात मुझे लगी, आपने एक वाक्य में सारी बात कह दी कि नी रिप्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकता इनफैक्ट,
आप सब्स्टिट्यूट उसका नहीं ला सकते हो जो नेचुरल है। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट नी को कहां से ट्रांसप्लांट करेंगे? नहीं हो सकता। अब उसको सिर्फ कोटिंग चेंज करना है, प्लास्टर उखड़ गया, आपने नई प्लास्टर लगाया, अच्छा। विशेष बात ध्यान करने की है, डॉक्टर साहब ने जो कहा है वो ध्यान दीजिए कि हैंडल विद केयर, कि आप मशीनरी है उसका इस्तेमाल आप संभाल के करते हो, तो भाई ये विधाता की दी हुई वो ऐसी मशीनरी, ऐसी ऑटोमाइज मशीन है जिसका कहीं कोई तो है ही नहीं, कोई तो कंपेयर आप नहीं है। इसको जरा ढंग से इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, सर्जरी की बात आप कर रहे थे, एक जनरल कंसेप्ट या जनरल परसेप्शन सा पब्लिक में इस बात को लेकर के है कि आज की तारीख में ऑर्थोपेडिक सर्जरी छोटी सी भी बात होती है, उसको अन्यथा ले लीजिएगा, मैं आपकी पर्सनली बात नहीं कर रहा हूँ, आपने तो बताया कि कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना सर्जरी की तरफ ना जाया जाए, लेकिन एक आम धारणा सी इस बात को लेकर के कि आज की तारीख में आप छोटी सी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, आपको मालूम है कोई मोच ही आ गई, ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, ये व्यक्तिगत अनुभव की बात बता रहा हूँ। एक बड़ा मजेदार वाकया आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। हमारे मित्र हैं, उन्होंने यूं मुझसे बताया कि यार पैर में मोच आई थी, बस पाँव सीढ़ी से नीचे रखते समय थोड़ा मुड़ गया था, मोच आई। गए डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, पहले तो आप एक्सरे करवाइए, ये ज़रूर कुछ ना कुछ दिक्कत वाली बात लग रही है। तो पहला इंप्रेशन तो ये हुआ कि एक्सरे करवाइए। एक सामान्य आदमी डॉक्टर साहब जो होता है, एक लेमैन, वो तमाम चीज़ों से यूँ कह लीजिए कि घबरा सा जाता है कि मोच आई है पैर में, उसके लिए सबसे पहले आपने कहा एक्सरे करवाइए, चलिए भाई ठीक है, एक्सरे उसने करवाया। अब क्या सच है क्या झूठ है मैं नहीं जानता, उसके व्यक्तिगत अनुभव की बात आपसे साझा कर रहा हूँ, इसलिए कि दर्शकों को ये बातें जाननी चाहिए। तो मैं देखिए, क्षमा कीजिएगा डॉक्टर साहब, हर तरीके के लोग इस बाजार में बैठे हैं, बाजारीकरण के इस दौर में जहाँ भगवान का दूसरा रूप धरती पर डॉक्टर्स को माना जाता है, वहीं डॉक्टर साहब आप अन्यथा नहीं लेंगे बल्कि सहमत होंगे हमारी बात से कि तमाम इस महकमे में अब ऐसे भी महानुभाव आ गए हैं जिन्होंने इसको केवल व्यापार बना रखा है, केवल व्यापार के दृष्टिकोण से ही देखते हैं। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आपका रोग कितना गंभीर है, आपके रोग को किस इलाज की जरूरत है, उनका ध्यान इस चीज पे होता है आपकी जेब कितनी मोटी है। तो डॉक्टर साहब, सर्जरी क्या अपरिहार्य सी हो चली है आज के तारीख में? आपने अभी खुद बताया कि इतनी दवाएं अब बनने लगी हैं, एडवांस दवाएं आ रही हैं, तो क्या सर्जरी इतनी अपरिहार्य हो चुकी है कि हर दूसरा केस जो होता है ऑर्थोपेडिक से संबंधित वो सर्जरी की तरफ मुड़ जाता है? तो देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूछी हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला जो आपने बोला, वो डॉक्टर्स का कमर्शियलाइजेशन होना, जो आपने हम लोग अपने वर्ड में बोलते हैं। देखिए, डॉक्टर जब है, कोई डॉक्टर कमर्शियल नॉर्मली नहीं होगा क्योंकि उसको एथिक्स में नहीं सिखाया गया। बहुत बार होता है, उसके ऊपर प्रेशर होता है हॉस्पिटल का, रेवेन्यू का, तो उसकी वजह से शायद हो सकते हैं। प्लस डिपेंड करता है आपकी टीचिंग और आपकी एजुकेशन कैसी है। प्लस जो आपने बोला सर्जरी हर चीज में जरूरी, ऐसा तो नहीं है। रीजन क्या है कि बॉडी, फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्चर देख लीजिए, अगर कोई फ्रैक्चर है तो एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं जाके उसको चिपका के हड्डी को जोड़ तो नहीं दूंगा, मैं उसको पास ले आऊंगा, सारी चीजें उसके फेवरेबल करूंगा जिससे नेचुरल हीलिंग हो पाए। तो कुदरती होता है जो होता है। लेकिन बहुत चीजें पहले साइंस उतनी इवॉल्व नहीं थी। जैसे पहले के समय में अगर कोई लिगामेंट इंजरी हो गई तो उसको, जैसे स्पोर्ट्समैन की लिगामेंट इंजरी हो गई तो बहुत बार शुरुआती टाइम में आप अगर पहले का देखेंगे तो उसका कैरियर खत्म माना जाता था। आज की डेट में अगर आप बोलेंगे स्पोर्ट्स इंजरी हुई, आपने उसको सर्जरी करी, 1.5 महीना 2 महीने 3 महीने बाद वो वापस स्पोर्ट्स में आ जाता है और उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल अभी आपने देखा होगा, जो बहुत फेमस क्रिकेटर है ऋषभ पंत, उनका कितना मेजर एक्सीडेंट हुआ था, मल्टीपल हुआ है, ही इज अगेन प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट एंड दैट टू वर्ल्ड क्लास। तो ये चीजें नई नई इवॉल्व हुई हैं, लाइक आर्थोस्कोपी इवॉल्व हुई, लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन इवॉल्व हुआ। पहले हम लोग बहुत बार बॉडी को ये मानते थे कि बॉडी थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी रह गई, सब कुछ हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैर टेढ़ा रह गया, जम गया, नहीं फर्क पड़ता। अभी हमारी लाइफस्टाइल में हमारा रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई है। वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल। एज अ पेशेंट ऑल्सो एंड एज अ डॉक्टर ऑल्सो, आई डोंट वांट कि मेरा पेशेंट कल को टेढ़ा मेढ़ा रहे या लंगड़ाता हुआ मेरे पास हर बार आए। तो आपको इसलिए जितना हो सकता है आप उसको अच्छे से अच्छा करते हैं। उस अच्छा करने में या तो वो विदाउट सर्जरी हो या विद सर्जरी हो। यही मानना कि मुझे सर्जरी करके ठीक करना है, गलत है। जो चीजें विदाउट सर्जरी ठीक हो सकती हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी विदाउट सर्जरी देना चाहिए। जो चीजें सर्जरी के बिना नहीं हो सकती, कुछ चीजें हैं जो एकदम एसेंशियल है, उसमें 100% ऑपरेशन होता है जी। जैसे हिप का फ्रैक्चर हो गया तो ऑलमोस्ट 80-90% लोग ऑपरेशन ही के बिना नहीं चल पाते जल्दी।
इस तरह की चीजें जो है, या जॉइंट के अराउंड कोई फ्रैक्चर्स हैं या कोई इंजरी है तो उसकी सर्जरी होती है। वो एब्सोल्यूट इंडिकेशन है, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, वो एब्सोल्युटली दैट नीड्स सर्जरी ओनली। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर इन द ग्रे जोन, देयर द डॉक्टर हैज टू डिसाइड वेयर द पेशेंट इज गोइंग टू गेट द बेस्ट बेनिफिट। उसको अगर मैक्सिमम बेनिफिट सर्जरी से आता है तो उसको सर्जरी के लिए जाना है। अगर सर्जरी या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, तो ऑब्वियसली नॉन सर्जरी को चूज करना है। साथ ही साथ हमारे पेशेंट का आज की डेट में कंप्लायंस चेंज हो रहा है, हम लोग के अंदर धैर्य कम हो रहा है, हम लोग के अंदर पेशेंस खत्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल बताऊं, पहले समय में कॉलर बोन बहुत टूटती थी लोगों की। जब हम लोगों ने ऑर्थोपेडिक सीखा तो अगर मैं कॉलर बोन का ऑपरेशन ओटी में लेके जा रहा हूं तो मुझे अपने सीनियर्स को, अपने कंसल्टेंट प्रोफेसर को इंडिकेशन लिख के देना पड़ता था फाइल में कि इस रीजन से मुझे इसका ऑपरेशन करना है। अदरवाइज आप उसमें ब्रेस पहनाते हैं और पेशेंट 5-6 हफ्ते के लिए पहनता है और वो जुड़ जाती है। अभी क्या है, कोई ब्रेस नहीं पहनना चाहता, रोज खोलता है, गर्मी लगती है, परेशानी हो रही है, दे वांट फास्ट रिजल्ट। तो हो क्या रहा है, इस तरह से हमारे इंडिकेशन सर्जरी के बढ़ते जा रहे हैं। एंड नॉट ओनली इन इंडिया, हम लोग इंडिया में बहुत अच्छी जगह है जहां पे शायद हम लोग बहुत चीजें आज भी बिना सर्जरी के ट्रीट कर रहे हैं। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे, जापान, कोरिया इन साइड जाएंगे तो शायद इतना एग्रेसिव सर्जरीज हो रही हैं बिकॉज वहां पॉपुलेशन कम है, प्रॉब्लम्स ज्यादा है, तो इंडिकेशन ऑफ सर्जरी बढ़ रही है। और क्योंकि सर्जरीज बढ़ रही हैं तो उससे रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल ज्यादा आ रहे हैं जो उसके अच्छे रिजल्ट को दिखाते हैं। जब रिसर्च आर्टिकल अच्छे आएंगे तो बाकी जगह के डॉक्टर्स भी प्रेरित होंगे कि हमें सर्जरी करके पेशेंट को ज्यादा अच्छा रिजल्ट देना है, बजाय कि हम नॉन सर्जरी के साथ कम रिजल्ट दें। एक चीज होती है रजिस्ट्री सिस्टम। रजिस्ट्री सिस्टम हर कंट्री का एक रजिस्टर होता है जहां पे हर तरह का ट्रीटमेंट, सर्जरी, इम्प्लांट, सबके रिजल्ट्स रिकॉर्ड होते हैं। एंड हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इतना वास्ट है इंडिया, इतने तरह के डॉक्टर्स हर जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं कि आप रजिस्ट्री सिस्टम प्रॉपर नहीं रख सकते, फिर भी जगह जगह स्टार्ट हो रहा है करना। उससे हम लोग को और अच्छे एनालिसिस हो पाती है कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का अलग अलग टाइप का ट्रीटमेंट करने पे क्या रिजल्ट का पैरामीटर्स आए, उस हिसाब से आपको ज्यादा एविडेंस मिलता है कि आप किस तरफ जाएं सर्जरी ट्रीटमेंट करने में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। डॉक्टर साहब, एक साधारण सा सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ, वो जुड़ा है जनमानस से। आम पब्लिक, आप जानते हैं हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि आज भी हमारी 80% के आसपास आबादी गांवों में निवास करती है। और एक कहावत है, नीम हकीम खतरे जान। ग्रामीण अंचलों में विशेष रूप से देखा जाता है कि वो अब पता नहीं उनके पास कोई औपचारिक डिग्री है या नहीं है, क्या नहीं है, वो आसपास के इलाकों में कहीं छोटी मोटी क्लिनिक खोल के बैठ गए, कहीं कुछ करके बैठ गए। और तमाम, मेरा ख्याल है कि जो छोटे मोटे केसेस भी होते हैं, ये जो हमारे मित्र का मैंने उदाहरण अभी बताया था कि मोच के बाद वो केस बहुत दूर तक पहुंचा दिया गया, वो ऑपरेशन तक पहुंचा मामला उनका, तो वो ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ के लोग परेशान ज्यादा होते हैं मेरे ख्याल से। कैसे वो क्या प्रिकॉशन लें इस बात के लिए, कैसे पहचान करें कि हम जहां जा रहे हैं ये व्यक्ति उचित है कि नहीं हमारे इस ट्रीटमेंट के लिए। इसके लिए आप क्या जागरूकता विशेष रूप से जिससे आ सके हमारे ग्रामीण अंचल में, इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? पहली चीज तो ये बोलूंगा सर, जिसके नाम के भी आगे डॉक्टर लिखा हुआ है, आप ये मत समझिए वो डॉक्टर है जब तक कि आप थोड़ा सा उसका रिसर्च ना कर लें। हमारे यहाँ डॉक्टरी कैसे होती है, आपको एक बेसिक चीज बता दूं। आप जब एमबीबीएस में घुसते हैं, उसको ग्रेजुएशन कहते हैं, तो पहले आप ग्रेजुएट बनते हैं, जिसके बाद आप एक जनरल प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सब चीज के डॉक्टर हैं लेकिन आप किसी चीज के स्पेशलिस्ट नहीं है, तो आप जनरल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, विच इज एक्चुअली गुड। क्योंकि बहुत सारे, जैसा आपने बोला, पेरिफेरी में, गांव में अभी भी वो झोला छाप का कंसेप्ट है, और जिन लोगों ने किसी डॉक्टर के साथ में 4-5 साल काम कर लिया, वो जाके अपना क्लिनिक खोल के खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि इस पे बहुत कुछ अब कंट्रोल हो रहा है, बट अदरवाइज ये होता था पहले। उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसमें आप स्पेशलिस्ट बनते हैं। अब जैसे हम लोग का ऑर्थोपेडिक्स है, जनरल सर्जरी है, फिजिशियन है, ये स्पेशलिस्ट हैं। उसमें आपको डिग्री दिखेगी, एमबीबीएस के बाद एमडी होगा, एमएस होगा, डीएम होगा, डीएनबी होगा, इस तरह की डिग्रियां दिखेंगी। देन उसके बाद एक और लेवल आता है जिसको आप पोस्ट पीजी कहते हैं। जैसे आपने देखा न्यूरोसर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, किडनी के स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, ये इन्होंने और एक ऊपर का लेवल का स्पेशलाइजेशन कर लिया। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपके डॉक्टर के पास कैसी डिग्रियां हैं, कहां से पढ़ा, कितना एक्सपीरियंस है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड इसी के बेसिस पे आप करें, ये सोच के नहीं चले जाएं कि साहब ये डॉक्टर है, इसने अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख लिया, बोर्ड है, लोग आते हैं तो अच्छा ही होगा।
यही एजुकेशन है जो हम लोग को पता होनी चाहिए। अब पेरिफेरी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है, जिसकी वजह से सब रजिस्ट्रेशन सिस्टम एंड ऑल किया, रेगुलर रेट्स डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ये बेटर हो रहा है। प्लस बहुत सारे स्टेट्स ने लाइक यूपी गवर्नमेंट ने ये एसेंशियल कर दिया कि आप एमबीबीएस करने के बाद 2 साल ग्रामीण पोस्टिंग करोगे, जिससे कि हमारी जो विलेज की पॉपुलेशन है उनको प्रॉपर एमबीबीएस डॉक्टर मिल सके और वहां पे वो प्रॉपर केयर कर सके। तो जब भी डाउट हो आपको, आप किसी नॉर्मल झोला छाप के पास या नॉर्मल क्लिनिक में जाने के बजाय आप आपके पास का जो पीएचसी प्राथमिक केंद्र है या सामुदायिक केंद्र है वहां जाइए, आपको 100% वहां पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट से आ रहा है, तो वो गड़बड़ डॉक्टर हो ही नहीं सकता। बहुत मार्के की बात आपने कही कि हर वो व्यक्ति जिसके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर ही है। और उससे भी बड़ी बात जो डॉक्टर साहब ने अभी सलाह दी, ये विशेष रूप से मैंने ये सवाल अपने ग्रामीण अंचल के दर्शकों के लिए किया था और अच्छा जवाब आपने दिया। आपके पास सबसे अच्छा साधन है कि आप प्राथमिक उपचार केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे आप जाएं जो सरकारी है, तो वहां कम से कम इस बात की गारंटी है कि जो डॉक्टर मिलेगा वो क्वालिफाइड होगा और डॉक्टर ही होगा, खाली नाम के आगे लगाने वाला झोला छाप नहीं। और आज की डेट में सर वहां पे इतना अच्छा सिस्टम है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर पोस्टेड हैं, वहां पे बायोमेट्रिक होती है, टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, तो वो हैं। और जब वो डॉक्टर वहां बैठा है, उसका धर्म क्या है, वो तो मरीज देखेगा, तो वो सेवा करेगा। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। अब तमाम बातें ये हुई, अब कोई एक ऐसा संस्मरण साझा करना चाहेंगे आप जो आपके जीवन का अब तक का, जब से आपने प्रैक्टिस अपनी शुरू की है तब से लेके अब तक में, कोई ऐसा मामला आपको याद आता है जो आपको लगा कि यार बड़ा टिपिकल सा मामला है, ये कैसे डील किया जाए, और आपने टैक्टफुली उसको डील करते हुए सक्सेस उसमें पाई हो, या चुनौतियां ऐसी रही हो जो जिससे पार पाना मुश्किल लग रहा हो, कोई एक ऐसा संस्मरण आप साझा करें। सर मेरे टीचर्स थे, उन्होंने मुझे सिखाया था कि कोई भी सर्जरी डिफिकल्ट बन सकती है अगर तुम उसका प्रॉपर प्लानिंग नहीं करोगे। सो एक ही चीज सिखाई जाती है, दैट इफ देयर इज अ बेसिक सर्जरी, सपोज करिए नी रिप्लेसमेंट भी है, किसी आर्थोप्लास्टी सर्जन जिसने अच्छी ट्रेनिंग करी हुई है इंडिया या बाहर से कहीं से भी जी, उसको आप सोते हुए भी उठा देंगे, कैसा भी नहीं दे देंगे, वो अच्छा से करके आ जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल सर्जरी में भी आपको प्लान करना है, प्लानिंग करनी है, इतनी बार प्लानिंग करनी है, उसके बाद आपको ब्रेन में उस सर्जरी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं आप। सो व्हेन यू गो इन ओटी देन यू नो ऑल द हर्डल्स दैट यू आर गोइंग टू गेट, स्टिल कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन आप उसके बाद उसको अच्छे से करके बाहर स्मूथली निकल के आ जाएंगे। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि आपने बोला एटिपिकल हो गया, अलग सी चीज आ गई। मुझे याद है मेरे पास एक पेशेंट आए थे, मैं इलाहाबाद उस समय प्रयागराज नया आया था, एंड वो ट्रैकिंग में नेशनल लेवल पे थे, साइकिलिंग बहुत कुछ करते थे जी जी, एंड उनका बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के करीब 4-6 महीने बाद मेरे पास आ पाए। जब वो आए तो उनके पैर में कोई खाल नहीं थी जी, पूरा रेड बोन था, अंदर की जो हमारे पैर की टिबिया बोन थी वो पूरी सिर्फ ऊपर और छोटी सी नीचे बची हुई थी। एंड वेरी जेन्युइन एजुकेटेड आदमी जिसकी लाइफस्टाइल चलती थी, वो क्रॉस कंट्री कार ड्राइविंग करते थे, सब कुछ करते थे, एंड इट वाज अ बिग चैलेंज। एंड उनमें हम लोगों ने मिलके प्लास्टिक सर्जरी के साथ में कोलैबोरेशन में सर्जरी करी। तो पहले उनकी स्किन पूरी पैर की बनाई, एंड उसके बाद 2-3 लेवल पे ऑर्थोपेडिक सर्जरीज करी। करने के बाद वो चलने लग गए। बीच में बहुत बार ऐसा टाइम आया जब उनका मनोबल कम हुआ, बहुत बार ऐसा टाइम आया जब मेरा मनोबल कम हुआ, लेकिन किसी तरह से हम लोगों ने उसको ओवरकम करके एंड ओवर अ स्पैन ऑफ 5 से 6 महीने के वो अच्छे से चलने फिरने लग गए, टू एन एक्सटेंट कि इतने अच्छे हो गए कि फिर से वापस वही सब चीजें जो पहले करते थे वो करने लग गए। सो ऐसी चीजें आपको एनर्जी देती हैं आगे बढ़ने के लिए और काम करने के लिए। तो ये वन ऑफ द केसेस जैसा आपने बोला दैट वाज देयर यहाँ पे जो प्रयागराज जाने के बाद हुआ। रियली इट वाज कि ये तो भाई वाकई जिस तरीके की स्थिति बता रहे हैं डॉक्टर साहब की, जो हालत की आपको रेड बोन दिखाई पड़ रही है, बाकी कुछ नहीं ऊपर, और उस स्थिति से निकाल करके ले आना और उसको नॉर्मल लाइफ फिर से दे देना, ये वाकई डॉक्टर साहब आप बधाई के पात्र हैं इसके लिए विशेष रूप से। एक डॉक्टर की लाइफ कितना मुश्किल होता है संतुलन बिठाना उसको अपने पारिवारिक जीवन और अपने प्रोफेशनल लाइफ के बीच में। ये व्याधि सबको झेलनी पड़ती है मेरा ख्याल है, और अक्सर मैं डॉक्टर से ये सवाल करता जरूर हूँ कि शायद उससे जो हमारे न्यू कमर्स होंगे इस क्षेत्र के लिए, उनके लिए कोई रास्ता आसान निकल आए। सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली आपने, और बहुत बार आपको जब आप खाली होते हैं, अकेले होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, तो आपको ये चीज समझ में आती है कि आप शायद फैमिली को टाइम कम दे पा रहे हैं और या आप अपनी बॉडी को कम दे पा रहे हैं। दुनिया को तो आप बता रहे हैं ऐसे फिट रहो, ऐसे एक्सरसाइज करो, ये करो, लेकिन खुद आप दिन भर काम कर रहे हैं, आपकी खुद की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है।
अब आपकी जनरेशन के डॉक्टर इसमें थोड़े से जागरूक हैं एंड बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, डॉक्टर्स के ग्रुप है, ट्रैकिंग ग्रुप है, साइकिलिंग ग्रुप है, रनिंग ग्रुप है, ये लोग बनाते हैं जिसमें कि ये टाइम बाउंड हो जाते हैं। संडे का दिन है, सुबह आपको 2 घंटे जाना ही है साइकिल चलाने या कुछ करना है, तो उससे आप अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम लोग ही फिट नहीं होंगे तो हम दूसरों को कैसे फिट करेंगे। प्लस जब पेशेंट आपके पास आता है तो आपको एक आइडियल की तरह देखता है, वो देखता है साहब ये आदमी मुझसे ये एडवाइस दे रहा है कि साहब पतले रहो, वजन कम करो, फिट रहो, एक्सरसाइज करो, तो वो खुद तो अगर वो मोटा तगड़ा बैठा हुआ है, हिल नहीं पा रहा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो कहेगा तो देखो खुद डॉक्टर साहब कैसे हैं और सब क्या एडवाइस दे रहे हैं। तो इसलिए आपको वो बॉडी बैलेंस बनाने की बहुत जरूरत है, फिजिकल भी एज वेल एज मेंटल भी। तो यू शुड स्पेंड सम टाइम इन सम हॉबी ऑफ योर्स। बहुत लोग मेडिटेशन करते हैं, बहुत लोग म्यूजिक सुनते हैं, बहुत लोग आध्यात्म या बुक रीडिंग करते हैं, तो वो एक चीज आपको शायद अपने रूटीन में रखना चाहिए। जैसे मेरा है, मेरे लिए लाइफ में म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद मेरा हर चीज का म्यूजिक से कोरिलेशन है। टू एन एक्सटेंड मेरे ऑपरेशन थिएटर में भी एक लाइट म्यूजिक चल रहा होता है जिससे पेशेंट भी काम रहता है, हम लोग भी आराम से काम कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं से आपको अपने ब्रेन को साथ में पीस में रखता है, बिकॉज इतना स्ट्रेस आपके पास है, इतनी चीजें मैनेज करनी है, उसके साथ में राइट डिसीजन लेना है। यू हैव टू बैलेंस योर माइंड, योर बॉडी, एवरीथिंग। फैमिली के लिए देखिए ऑब्वियसली डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता है, स्पेशली जब हस्बैंड वाइफ दोनों अगर डॉक्टर हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपको एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा। हफ्ते में 1 दिन आधा दिन काम नहीं करना चाहिए, कम से कम जिस समय आप अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, पेरेंट्स के साथ समय बिता सकें, उनको ये महसूस हो कि आप हैं, इतना होना चाहिए सिर्फ। बाकी तो आप नहीं हैं, उनको पता है आप काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में अपना प्रेजेंस वहां पे रहना बहुत जरूरी है। तो वो कम से कम करिए। से मैं संडे कोशिश करता हूं कि कम से कम काम करूं एंड संडे इवनिंग मेरा मेरे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, कहीं ना कहीं बाहर लेके जाना, ये सब चीजें रहती हैं। उससे मेरा भी फिजिकल एक्टिविटी रहती है एंड प्लस वो जो बॉन्ड होता है, मेरी फैमिली वेट करती है संडे के लिए कि आएगा। जितने ये न्यू कमर डॉक्टर्स हैं उनके लिए खासतौर पे ये हिदायत तो बहुत काम की डॉक्टर साहब ने दी है कि आपको खुद को फिट रखना और स्ट्रेस फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक कहावत वो बन गई बाद में, एक चौपाई में कहा था, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इसका अर्थ होता है कि खाली दूसरों को सलाह देने की चीज़ नहीं है, आपको खुद उसे इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, उसको खुद आदर्श के रूप में उसको पेश करना चाहिए। और सब तमाम बातें हुई। अभी बीच में आपने कुछ बात की थी कि तकनीक इस क्षेत्र में विशेष रूप से बहुत बदल रही है। जहाँ तक अपने देश का सवाल है, बहुत तेज़ी से प्रगति हमारा देश कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आज भी रेशियो जो है उसमें कहीं कोई सामंजस्य नहीं दिखाई पड़ता। हमारे यहाँ जितने पूरे देश में मेडिकल कॉलेजेस मिला लिए जाएं, उनमें सब मिला करके मेरा ख्याल है आज की तारीख में शायद 1 लाख 1.25 लाख के आसपास की सीट्स अवेलेबल है। और हर साल जो बच्चे अभ्यर्थी के रूप में आते हैं उनकी संख्या अक्सर अभी पिछले सेशन में शायद 25 लाख के आसपास, हाँ 25 से 30 लाख के राउंड होती है। अब 25 से 30 लाख बच्चे, सीट्स है 1 लाख, तो वही एक फूल दो माली, यहाँ तो हजारों हजार का मसला है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब विदेशों में भी शिक्षा के बड़े अच्छे ऑप्शंस खुलेंगे, तो क्या बेहतर है उस तरफ जाना बच्चों के लिए? क्योंकि भाई ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो वो क्या वो ठीक है? अगर ठीक है तो किस बात का ध्यान उन्हें रखना चाहिए जो नए बच्चे जाना चाहते हैं, जो यहाँ किसी तरीके से नहीं आ पाए, नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो वो क्या ध्यान दे करके, किन किन बातों का ख्याल रख करके विदेश भी जाके शिक्षा ले सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली सर आपने, बहुत वास्ट टॉपिक है ये। मैं आपको अपना एग्जाम्पल कोट करूंगा। मैंने एमबीबीएस किया प्रयागराज के एमएलएन मेडिकल कॉलेज से, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ऐसे बताया मैंने दिल्ली में, और उसके बाद मैंने सीनियर रेजिडेंसी करी। पोस्ट ग्रेजुएशन और सीनियर रेजिडेंसी के समय में, पोस्ट ग्रेजुएशन में मुझे समझ में आ गया कि मुझे जितनी नॉलेज यहां से गेन करनी है, लेकिन मुझे कुछ लेटेस्ट टेक्निक बाहर जाके सीखनी है। और मैं पीजी के बाद से इतनी मैंने मेहनत करी। अच्छा, ऑर्थोपेडिक्स में पोस्ट पीजी नहीं होता, तो उसमें आपको फेलोशिप्स और ये सब होती हैं, उसके लिए ट्राई किया एंड मैंने बहुत फेलोशिप करी, सब कुछ किया। जब मैं वहां गया तो मैंने वापस अपने घर में लोगों को बोला, जितने बाकी डॉक्टर्स थे, कि तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, शायद मैं पीजी भी बाहर से करके आता और ज्यादा सीख के आता। रीजन क्या है? हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत है, जैसा आपने बोला डॉक्टर्स लिमिटेड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम लोग उतना स्ट्रेस नहीं दे पाते जितना कि बाहर की कंट्रीज दे पाती हैं, जहां पे डॉक्टर पेशेंट रेशियो अच्छा है, जहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल है। सो मैक्सिमम रिसर्च जो हो रहा है वो बाहर से हो रहा है, वेस्ट से,
जिसको हम इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने यहाँ। जैसे अब रोबोट आया ऑर्थोपेडिक्स में, ये वहां से आया, हम लोगों ने इंकॉर्पोरेट किया। सो अगर हम लोग अपने बच्चों को राइट टाइम पे वहीं पे ट्रेनिंग के लिए भेज दें तो वो ज्यादा अच्छा है। पहले समय में क्या होता था, आप एमबीबीएस करने बाहर चले गए, लौट के आएंगे तो आपको बहुत बार डिग्री नहीं क्वालिफाई होती थी, बहुत चीजें होती थी जो कि आप पब्लिक रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। अब वो चीज भी खत्म हो गई है, बिकॉज अब गवर्नमेंट ने अच्छे अच्छे एग्जाम्स कर दिए, आप वहां से आएंगे, आप एग्जाम क्लियर करेंगे, आप यहाँ पे एलिजिबल डॉक्टर हो गए। अच्छा, वो इजी हो गया है। प्लस आपने आज जैसे मुझे परेशानी हुई कि मैं पीजी के बाद बाहर जाना चाहता था, वो लोग कहते थे साहब तुमने कहां से एमबीबीएस किया, कहां से पीजी किया, इसकी क्या इंटीग्रिटी है, हम कैसे पता करेंगे, तो वो चेक करते थे। लेकिन जब आपकी डिग्री वहीं की होगी तो आपको सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग बड़े आराम से मिल जाएगी, वो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो नो डाउट आज की डेट में मैं जर्मनी से जैसे मैंने पूरी पढ़ाई करी है, यूरोप से पढ़ाई करी है एंड यूके गया हूं, तो मुझे समझ में आता है कि अगर मुझे फिर से वापस करने को मिलेगा तो मैं शायद पीजी जर्मनी से करना पसंद करूंगा। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा देश अच्छा नहीं है, मैं यही प्रैक्टिस कर रहा हूं सब जगह काम करने के बाद, सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होने के बाद, लेकिन मुझे और अच्छा मिलेगा और कुछ सीख के आके वापस यहाँ पे पब्लिक को दे पाऊंगा। सो वो इंपॉर्टेंट है। तो ये कभी भी फिक्स नोशन नहीं करना कि साहब मेरी रैंक खराब आई मुझे यहीं पे करना है। आज पहले समय में जब हम लोगों ने एमबीबीएस किया था तो एक नॉर्मल टोटल मिला के पूरे कंट्री में शायद 20 से 25 हजार एमबीबीएस सीट थी। अब गवर्नमेंट ने इतनी मेहनत करके इतना बढ़ाया, क्यों दिक्कत होती बढ़ाने में? क्योंकि आपको टीचर्स चाहिए, आपको इंस्टीट्यूट चाहिए, आपको पढ़ाने के लिए पेशेंट्स चाहिए, हम लोग कैडवर्स पे समझते हैं, ये सब चीजें ऑर्गेनाइज करना मुश्किल होता है। उसके बावजूद भी प्राइवेट सेटअप को इंकॉर्पोरेट करके सब कुछ करके इतनी सीटें हो गई हैं। इसके बाद भी बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो कि इसमें क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। एंड पहले बहुत महंगा था सब कुछ बाहर जाना, सो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। अब चीजें अच्छी हो गई हैं, हमारे बैंक्स सब स्पॉन्सर कर रहे हैं, एजुकेशन लोन दे रहे हैं, और प्लस बाहर की यूनिवर्सिटीज आपको वो दे रही है, फेलोशिप्स दे रही है, स्कॉलरशिप्स दे रही हैं, तो वो सबसे इजी हो रहा है। एंड नो डाउट इंटरनेशनल जितना भी होता है, पहले समय में आप देखिए महात्मा गांधी हो चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, सबने जाके बैरिस्टर अपना वो वहां से पढ़ के आए थे। वही चीज आज भी अगर हम लोग पढ़ के आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे फिर से मौका मिलेगा, मैं शायद दोनों चीज बाहर से करके आऊंगा। बहुत अच्छी बात आपने की कि बेटरमेंट के लिए जहां कुछ अच्छा मिल सकता है वहां से सीखना कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां तक सवाल है मेडिकल साइंस का, इसमें दो राय नहीं कि एक समय में हमारा देश कहीं जनक है आयुर्वेद चिकित्सा का। आचार्य चरक और धन्वंतरी जैसे लोग हमारे देश के रहे, और जर्मनी आपने भी विशेष रूप से उल्लेख किया, जर्मनी तो स्वीकार करता है, वो कहता है कि हम तमाम टेक्नोलॉजी हमारी हम भारतीय वेदों के ऊपर आधारित है। तो कहीं भी कुछ अच्छा हो रहा है उसको लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लिहाजा हमारे देश के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं एमबीबीएस के लिए, खास तौर पे आना चाहते हैं, सेलेक्ट होना चाहते हैं, अगर वो नहीं हो पा रहे हैं, रैंक कम आ गई है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए तमाम विकल्प खुले गए हैं। अब ये दुनिया वाकई एक छोटा सा गांव हो चुका है इस जमाने में, इस दौर में ग्लोबलाइजेशन का ये दौर, अब वो एरा आ चुका है कि अब सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे है। बिल्कुल जरूरत इस बात की है कि आप इस बात की अच्छी तरह जांच पड़ताल परख कर लें कि आप जिस इंस्टीट्यूट के लिए जाना चाहते हैं उसकी क्या मान्यता है, बिल्कुल वो कहाँ से एफिलेटेड है, क्या चीजें, बस इतना सा ध्यान रखें। बाकी चीजें डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि काफी कुछ बातें हम लोगों ने आपके प्रोफेशन से संबंधित, आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित सारी चीजें की। आखिरी दौर में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कोई एक 3 सलाह आपको देनी हो, वो आपका पेशेंट हो ना हो, वो कौन सी 3 सलाह आप देना चाहेंगे दर्शकों के लिए कि अगर उनको वो फॉलो कर ले तो आपकी कम से कम जरूरत उसको पड़े? बिल्कुल, मैं यही कहता हूं, डॉक्टर्स से जितना बच सकें बचना चाहिए। वो परेशानियां नहीं आनी चाहिए जिससे आप डॉक्टर्स के पास जाएं, बिकॉज जैसा सर ने बोला, एक बार जाने के बाद बहुत बार आप एक विशियस सर्किल में फंस जाते हैं, फिर आप इन्वेस्टिगेशन ये वो करते हैं। हर इंसान के लिए, एक बच्चे से लेके एक मिडिल एज से ओल्ड एज से, कुछ ही चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। हम अपनी बॉडी को रेगुलर ध्यान दें, उस पर रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, उसको इतना एक्टिव रखें, इतना एजाइल रखें कि वो हमारे जॉइंट को, हमारे बॉडी को, बोन्स को सपोर्ट करे। एक चीज आपको समझनी है, मसल्स कभी बहुत एज नहीं करती, मसल्स हमेशा यंग रहती हैं। आप जितने बड़े बड़े फिल्म स्टार, स्पोर्ट्समैन को देखिए, 60, 70, 80 में जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने आप को एक्टिव रख रहे हैं, तो उसको आप यूज करिए। मसल्स हमेशा एक सपोर्टिंग सिस्टम दिया है भगवान ने बॉडी में, जिसको हम लोग कंट्रोल करके अपनी बॉडी को और अच्छा और मजबूत कर सकते हैं। नंबर 2,
कोई भी छोटी अगर आपको लगता है बॉडी में प्रॉब्लम लग रही है किसी भी तरीके की, तो उसे इग्नोर मत करिए, क्योंकि कल को वही प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। कई आजकल इतनी नई नई बीमारियां आ रही हैं, हर एज में आ रही हैं कि बहुत सारी बीमारियों का आज भी ट्रीटमेंट पूरी तरह से नहीं है। सो हम लोगों को हल्की भी छोटी कुछ परेशानी है तो आपको किसी भी अच्छे डॉक्टर से इन्वेस्टिगेट करना है और उससे जाके बात करनी है, सब कुछ अपने हिसाब से कर लेना है। और तीसरा इसी से रिलेटेड है, एक स्पेशलिस्ट को स्पेशलिस्ट की तरह रखें। होता क्या है, आज की डेट में पेशेंट आते हैं मेरे पास या कोई भी होते हैं, वो उनको पैर में कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई दिक्कत है, वो पहले उसमें सबसे पहले डॉक्टर गूगल के पास जाते हैं, सारी चीज पढ़ लिख के समझ करके अपना ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि शायद कई बार उस परेशानी को बढ़ा देती है। हमें एक चीज समझनी है कि जो मार्केटिंग मीडिया है, जो भी है, ये सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए बनी है। अच्छी है, ये हमें नॉलेज दे रही है, सब कुछ है, बट बहुत बार खराब चीजें सबसे आगे दिखाई जाती हैं, बिकॉज ईविल हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो उस पर सिर्फ रिलाई नहीं करें, आप बिल्कुल अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में एक फिजिकल डॉक्टर से मिलें और अपने जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी डाउट्स हैं, उसे क्लियर करें। सो डोंट ओनली रिलाई ऑन योर ई मीडिया अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, बल्कि डॉक्टर से मिलें जब भी जरूरत होती है और उनसे राइट ओपिनियन लें। सब डॉक्टर गड़बड़ नहीं मिलेंगे आपको, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, जैसा सर ने बोला, इतने टाइम से आ रहा है, जो कि सिर्फ एथिक्स पे चल रहा है, और इसीलिए इंडिया आज की डेट में इतना आगे प्रोग्रेस कर रही है हर तरह से, बिकॉज डॉक्टर्स अच्छे हैं, मेडिकली सब कुछ अच्छा हो रहा है यहाँ पे। इंडिया में जब ऑर्थोपेडिक्स में आपको बताऊं, जब रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट हुई, हम लोग हर चीज में कम से कम 15-20 साल वेस्ट से पीछे चलते हैं जी, लेकिन इंडिया में जब रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट हुई, ऑलमोस्ट सेम टाइम वेस्ट में स्टार्ट हुई, तो हम लोग अब बराबर आने लग गए हैं उनसे। सो इसलिए यहाँ के डॉक्टर्स को आप रिस्पेक्ट करिए, उनसे मिलिए एंड एकदम फिट रहिए, एक्टिव रहिए। डोंट टेक एनी स्ट्रेस कि हमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं आएगी आप एक्टिव रहेंगे तो। एकदम एक्टिव रहिए, फिट रहिए। और गूगल बाबा ज्ञान का भंडार हो सकते हैं, लेकिन हर मामले में, खास तौर पे मेडिकल जहां तक असिस्टेंस की बात हो, तो गूगल बाबा की शरण आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। ये मुद्दे की बात और बहुत बात इंपॉर्टेंट आपने कही। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, ये तो सारी बातें आपने सारे लोगों के लिए, अपने महकमे के, अपनी आप कह लीजिए बिरादरी के लोगों के लिए, जो नए बच्चे अभी प्रैक्टिस में नए नए डॉक्टर्स होकर के आए हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिनका वो पालन करें तो वो एक अच्छे डॉक्टर के साथ साथ जिम्मेदार नागरिक भी बने और समाज का, देश का, सबका भला कर सके? क्या किन बातों का ख्याल उन डॉक्टर्स को जो अभी ताजा प्रैक्टिस में आए हैं, विशेष रूप से आपके ऑर्थोपेडिक? सर, मैं एक ही चीज बोलूंगा, जितने भी नए बच्चे पीजी कर रहे हैं या बाकी चीज में है, पहली चीज, जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं उस समय आपका सबसे बड़ा धन जिंदगी भर जो रहेगा वो आपकी विद्या है, तो उस पर आप जितना हो सके और कंसंट्रेट करें। जितने अच्छे अच्छे से टीचर आपको मिल सके, उन टीचर्स के पास जाके, जैसे पहले जमाने में गुरुकुल में होता था, हाथ जोड़ के उनसे जितना हो सके ज्ञान अर्जित करें, क्योंकि वही है जो आपको पूरी जिंदगी चलाएगा। एक बार आप प्रैक्टिस में आ गए, जॉब में आ गए, फिर आप वापस जाके नहीं सीख सकते। आज भी मुझे लगता है शायद मुझे और सीख के प्रैक्टिस में आना चाहिए था, तो उसमें आप टाइम इन्वेस्ट करें। पैसा कमाना बहुत बड़ी चीज है, सबको रोजी रोटी चलानी है, लेकिन पैसे को प्राइमरी एम ना रखें। तो सपोज करिए आपने पीजी कर लिया, आपको लग रहा है बस अब हो गया, अब तो मैं क्लिनिक खोलूं, हॉस्पिटल खोलूं और बस खटाखट पैसा कमाना शुरू करूं। बहुत गलत कंसेप्ट है, आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी, आपने कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं देखे हैं और आप इतने खराब हाल में जाएंगे। जैसे आपने गाड़ी चलानी शुरू करी, आपको लर्निंग लाइसेंस मिला, आप मेन रोड पे आ गए, आपका एक्सीडेंट हो गया। तो उसको ध्यान दीजिए, पहले खूब अच्छे से सीखिए, सब कुछ करिए। एंड सेकेंड थिंग, दो लोगों की रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए और वही है जिन्होंने आपकी लाइफ को बनाया। एक हमारे टीचर्स जिन्होंने आपको सिखाया, दूसरे हमारे पेशेंट्स। हमारे पेशेंट्स हमारे भगवान हैं। जब वो ठीक होके जाते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलता है, उनको भगवान की तरह ट्रीट करिए। जब भी कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो वो आपके पास प्रॉब्लम में आ रहा है, मजबूरी में आ रहा है, खुश होके नहीं आ रहा, दुख होके आ रहा है, आप उनको खुश करिए, उनको राइट ट्रीटमेंट दीजिए, उनको समझाइए। हमें बड़ा बनना बहुत आसान है, देखिए छोटा बना रहना बहुत मुश्किल है। एरोगेंस नहीं आनी चाहिए कभी भी, प्यार से हम्बली उनको देखिए, अच्छे से करिए, आपको ऑटोमेटिकली चीजें बहुत आगे बढ़ेंगी एंड यू विल लर्न मोर, यू विल अर्न मोर, एवरीथिंग। तो इस चीज का हमें ध्यान देना चाहिए, अपने एथिक्स से कभी भी नहीं हिलना चाहिए। एथिक्स की एक कोटिंग है जो हम लोग को हमेशा एमबीबीएस के बाद इसके बाद डिग्री मिलने पे कराई जाती है, जिसको शायद लोग पढ़ के बस भूल जाते हैं और डिग्री लेने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। बट अगर कभी उसका एक एक वर्ड पढ़ा जाए तो वो ऐसी चीज अगर आपने बॉडी में इंकर्टेट कर लिया
तो आपका लाइफ एब्सोल्युटली स्मूथ है एंड आपके पास जो आएगा वो ठीक होके ही जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपसे मेरा ख्याल है लगभग हर पहलू पे हमारी बातचीत हुई, हालांकि इतना कुछ बाकी रह जाता है बात करने को कि लगता है कि अभी भी और थोड़ा सा और मिल जाएंगे, किंतु समय का बंधन हमारे आपके सबके साथ होता है और समय का ध्यान हमको रखना ही चाहिए। हर समय इस बात का ध्यान, इस बात का भान हमारे साथ होना चाहिए और यही भान हमें याद दिला रहा है कि डॉक्टर साहब के पेशेंट्स क्लिनिक में इंतजार कर रहे होंगे। चलने से पहले डॉक्टर साहब बस एक चीज और हमारे दर्शकों के लिए आप बताते जाएं कि आपसे अगर हमारे कोई दर्शक संपर्क करना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपसे कोई सलाह लेना चाहते हैं या इलाज कराना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, क्या करना होगा? पहले तो आप लोगों को किसी को भी जरूरत ना पड़े, मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि ऑर्थोपेडिक साहब ठीक रहें। कभी जरूरत पड़े तो मेरा एक छोटा सा डेडिकेटेड ऑर्थोपेडिक सेंटर है सिविल लाइंस प्रयागराज में, विवेकानंद क्रॉसिंग पे, एडवांस मेडिकेयर के नाम से। वहां पे आप आ सकते हैं और किसी को कोई फोन पे क्वेरी पूछनी है या कुछ भी व्हाट्सएप पे पूछना है तो मेरा एक नंबर है जिसपे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं और मैं आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट सबको एडवाइस देता हूँ। नंबर 7408886283, 7408886283। इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, फोन कर लीजिए, मेरे से बोलिएगा, मैं आपको जो आपको हेल्प कर पाऊंगा, जितनी भी मेरी लिमिट में होगा मैं करूंगा। मंथन को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर साहब।